हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उस चैनल में जिसमें मिलता है आपको बीएससी फिजिक्स से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस, नोट्स एंड थियरम्स। तो अगर आप इंटरमीडिएट करने के बाद बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके हैं या इसमें एडमिशन लेने की योजना बना रहे हैं तो ये आपके लिए उपयुक्त चैनल। तो इसमें हमें क्या क्या बातें करनी है? हमें बातें करनी है बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से रिलेटेड पूरे सिलेबस के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फिलहाल इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तीनों पेपर्स के बारे में। तो बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स जो वीबीएस पीयू के लिए या मोस्टली जो पूर्वी यूपी में चलने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए अगर सिलेबस की बात करें फिजिक्स के तो वो सेम टू सेम लगभग आगे पीछे इधर का यूनिट उधर करके बस दे दिया गया है। अब बाकी सबका फिजिक्स का सिलेबस सेम ही है, कुछ में कुछ यूनिट्स को आगे कर दिया गया है, कुछ टॉपिक्स को पीछे कर दिया गया है, बाकी सब कुछ टॉपिक वाइज ही हमें पढ़ना है। तो टॉपिक वाइज अगर पढ़ें तो टॉपिक वाइज सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ में 2-4 टॉपिक ज़्यादा हैं या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ टॉपिक्स कम है। तो बाकी कंप्लीट सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे। हमें जो पढ़ना है यहाँ पे वो जानना है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए फिजिक्स का क्या पेपर है, उनका क्या नाम है, उसमें किस प्रकार से यूनिट का डिवीज़न किया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की तो इसमें होते हैं 3 पेपर। बीएससी फर्स्ट ईयर में होते हैं 3 पेपर, इसी प्रकार सेकेंड ईयर में भी 3 पेपर है और थर्ड ईयर में भी 3 पेपर है। तो इन्हें अभी हम लोग छोड़ते हैं, फिलहाल हम लोग केवल बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो फिजिक्स है उसमें 3 पेपर, 3 पेपर्स, तीनों का नाम अगर जाने तो पहले पेपर का नाम है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। दूसरे पेपर की इसकी बात करें तो दूसरा जो पेपर है बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का उसका नाम है काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनामिक्स। काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट पेपर हो गया मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, दूसरा पेपर हो गया काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, और जो थर्ड पेपर है बीएससी का फर्स्ट ईयर का वो है सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स को 3 पेपर्स में डिवाइड किया गया है, 3 पेपर्स में डिवाइड किया गया है जिनके नाम है, फर्स्ट पेपर का नाम है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, सेकेंड पेपर का नाम है काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड पेपर का नाम है सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 50-50 नंबर के ये 3 पेपर बना दिए गए। तो फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, सेकंड पेपर है काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड हो गया सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। सेकंड जो पेपर है काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसे भी 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब फर्स्ट पेपर को भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया, सेकेंड पेपर को भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया और थर्ड पेपर जो सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है इसे भी 4 यूनिट में ही डिवाइड किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें तो आज हमें केवल बात करना है बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के फर्स्ट पेपर मैकेनिक्स एंड वेव मोशन की इसमें बात करेंगे। इसमें पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। अगर सेकेंड और थर्ड पेपर की बात करें तो थर्ड पेपर जो है सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें हमें सर्किट्स के बारे में पढ़ना है, चार्जिंग के बारे में पढ़ना है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पढ़ना है, जैसे कैपेसिटर का चार्जिंग अगर रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है तो चार्जिंग कैसे होगा, डिस्चार्जिंग कैसे होगा, इंडक्टर के थ्रू उसका बिहेवियर क्या होगा। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है ब्रिजेस,
कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, उसके बाद कई प्रकार के उसमें विंस ब्रिज है। तो हमें डिफरेंट टाइप्स के ब्रिजेस पढ़ने हैं। फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, CRO से लेके मल्टीमीटर्स तक इसमें पढ़ना है। तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो में चर्चा किया जाएगा। दूसरा काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें काइनेटिक थियरी किसी पार्टिकल के लिए काइनेटिक थियरी से रिलेटेड बात करना है, और दूसरा इसका जो टर्म है वो थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्मोडायनेमिक्स में कार्नो इंजन से लेके रेफ्रिजरेटर तक पढ़ना है, और बहुत सारे उसमें प्रूफ्स हैं, थियरम्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो इन दोनों पेपर्स को हटा देते हैं, और हमें फर्स्ट पेपर फिलहाल जो बात करेंगे वो BSc फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट पेपर हमारा है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो BSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स 3 पेपर्स में डिवाइड किया गया है, जिसका फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, फर्स्ट पेपर। अब इसे भी अभी इस बारे में बात किए थे कि सभी पेपर्स को 4-4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पेपर को भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पेपर का चारों यूनिट का नाम लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। फर्स्ट यूनिट का नाम है यूनिट 1, या इस प्रकार से लिख दे रहे हैं, यूनिट 1 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो चारों यूनिट्स का पहले तो नाम पढ़ लेते हैं। तो यूनिट 1 हो गया ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। यूनिट 2 रोटेशनल डायनामिक्स एंड इलास्टिसिटी, रोटेशनल डायनामिक्स तो फर्स्ट यूनिट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, दूसरा हो गया रोटेशनल डायनामिक्स एंड इलास्टिसिटी, और थर्ड यूनिट है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। थर्ड यूनिट है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय बल, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। और चौथी यूनिट का नाम है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। यूनिट 4 है ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो ये है फर्स्ट पेपर के चारों यूनिट्स का डिवीज़न। तो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है फिजिक्स का वो है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। इसे 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 का नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, दूसरा यूनिट का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स एंड इलास्टिसिटी, थर्ड यूनिट का नाम है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, और यूनिट 4 का नाम है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़ के आए हो तो हिंदी में सब चीज़ें रही होंगी, यहाँ पे इंग्लिश में आ गया है। सिलेबस तो इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी दोनों लैंग्वेजेस में आपको बताते चलेंगे कि फर्स्ट यूनिट में क्या है, या किसी भी हेडिंग में पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में रहेगा। नोट्स आपको इंग्लिश में ही बनवाया जाएगा। बाकी आप शुरू से अगर जुड़े रहें तो कोई उतनी समस्या नहीं होगी जितना लग रहा होगा बुक को देख के। तो ऐसा कुछ है नहीं, आपको हर यूनिट में हर चीज़ जो है इंटर से रिलेट करके समझाई जाएगी, तो आपको समझ में आना लाजमी है, समझ में आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 का नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण, और उसके बाद उसमें पढ़ना है संवेग। तो हम लोग चारों यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, तो बाकी के 3 यूनिट्स को हटा देते हैं। फर्स्ट यूनिट के बारे में समझ रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट के बारे में क्या क्या है और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना है।
तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ गए। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, किसी भी चीज़ को बचा के रखना। जैसे कुछ समय पहले अगर जितनी एनर्जी है, अगर उतनी एनर्जी बाद में भी है तो उसे कहा जाएगा कंजर्वेशन। और दूसरा इसमें मोमेंटम से रिलेटेड बात है। तो इसमें हेडिंग्स क्या क्या आएंगी? पहली हेडिंग जो आएगी वो आएगी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो हेडिंग आएगी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? किसी भी पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए जिस सिस्टम की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक कार्टेशियन सिस्टम है जिसमें कोऑर्डिनेट्स बनाए गए हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस। इस प्रकार से अगर किसी भी सिस्टम को यहाँ से इसका पोजीशन बताने के लिए, अब अगर इसे ये सिस्टम न रहे, ये जो एक्स वाई और जेड एक्सिस वाला है, अगर ये पॉइंट बना दिया जाए तो इसके लोकेशन का, इसके पोजीशन का एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा। तो इस सिस्टम की सहायता से बता लेंगे कि एक्स एक्सिस पे इतना दूर है, वाई एक्सिस पे इतना दूर है और जेड एक्सिस इधर है तो इधर से इतना दूर है। तो ये तीनों एक्सिस की सहायता से या किसी भी जिस चीज़ की सहायता से किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को एग्जैक्ट बताया जा सके उसे कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें पढ़ना है दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जब सिलेबस लिखेंगे तो सिलेबस में यही साफ साफ लिखा होगा इनर्शियल फ्रेम्स। तो वे फ्रेम्स जो न्यूटन के फर्स्ट और सेकेंड लॉ का पालन करते हैं वो उन्हें कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम्स। तो हमें पढ़ना है इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होंगे? जो न्यूटन के फर्स्ट और सेकेंड लॉ का पालन नहीं करते हैं बढ़िया से, उन्हें कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम्स पढ़ना है। सेकेंड हेडिंग की बात करें या सेकेंड टॉपिक की बात करें, इसमें जो हमें पढ़ना है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम पढ़ के आए ही हैं और इसमें हमें तीनों प्रूफ भी पढ़ना है। इनके इक्वेशंस क्या हैं, नियम क्या है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ आप जानते ही हैं। इसके लिए प्रूफ की अगर बात करें तो प्रूफ के लिए इसमें मोशन के लिए जो तीन प्रूफ आते हैं, v = u + at, s = ut + ½ at², फिर लास्ट वाला v² = u² + 2as। इन सब का प्रूफ, इन सब का नियम, सब कुछ हमें पढ़ना है। इसमें भी क्या पढ़ना है? इनर्शियल के लिए पढ़ना है फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है। अब उसके बाद डायनेमिक्स में पढ़ना है हमें डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल। सिलेबस लिख दें अगर तो डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर एंड सर्कुलर मोशन। इसमें हमें क्या पढ़ना है? तो डायनेमिक मतलब किसी भी पार्टिकल की गति के बारे में हमें बात करना है। रेक्टिलिनियर, जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाएगा। तो रेक्टिलिनियर मोशन के लिए यही सब इक्वेशंस बनेंगे। v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तीन नियम आप पढ़ के आए ही हैं, जिसमें पहला पढ़े हैं जड़त्व का नियम, दूसरा पढ़े हैं फिजिकल टू ma मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के रिस्पेक्ट में संवेग परिवर्तन की दर के आधार पे जो पढ़े हैं, और तीसरा पढ़े क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो तीनों सब अलग अलग हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे। इसे एक हेडिंग में पढ़ेंगे, इसका वीडियो अलग रहेगा, इसे एक हेडिंग में पढ़ेंगे, इसका वीडियो अलग रहेगा। और फिर डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में अगर गति कर रहा है तो उसकी प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग t समय बाद या कुछ समय बाद उसका वेग v हो जाता है। तो तीनों इक्वेशंस। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है सर्कुलर मोशन। तो इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक समान वृत्तीय गति भी पढ़ के आए। उसके लिए फार्मूला = v²/r वाला। फिर सर्कुलर मोशन में हमें पढ़ना है सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्र बल भी पढ़ के आए हैं कि किस प्रकार से जब किसी मुड़ान पे, किसी भी रोड पे जो उसका बाहरी सिरा होता है उसे थोड़ा सा उठाकर क्यों बनाया जाता है। ये सब बातें आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ें और यहाँ भी इसे पढ़ना है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव संरक्षित तथा असंरक्षित बल।
कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है कि कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू 0। 5 नंबर का बार बार पूछा जाता है। और एक और 5 नंबर में सवाल पूछा जाता है इसी में, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इन सब पे अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। और एक और है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब गतिज ऊर्जा मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच गतिज ऊर्जा का जो अंतर होता है वही किया गया कार्य होता है। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसे भी आप पढ़ के आए हैं। इसी में ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में थर्ड लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और उसमें मोमेंटम संवेग का नियम। उसी में एक और सवाल आता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि रॉकेट जब ऊपर जाता है तो क्या करता है, P = mv के अनुसार इसका संवेग P = है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास अगर ज़्यादा है इसका तो वेलोसिटी इसका थोड़ा कम होगा। फिर भी इसे हाई वेलोसिटी से ऊपर की ओर लॉन्च किया जाएगा, भेजा जाएगा। अब कुछ समय बाद क्या करेगा, ये जलकर पीछे के कुछ हिस्से को कम कर देगा। अब इसका अगर मास कम है तो ये संवेग संरक्षण के नियम से उसका संवेग निश्चित रहना चाहिए। संवेग निश्चित रहने के लिए अगर मास उसका कम हो गया, द्रव्यमान कम हो गया, तो वेग बढ़ जाएगा। इस प्रकार से इसका कुछ वेग और बढ़ जाएगा। फिर इसका कुछ हिस्सा टूटेगा और कुछ हिस्सा टूटेगा तो द्रव्यमान में कमी आएगी। द्रव्यमान में जो कमी आई उसे वेलोसिटी से उसे मैनेज करना होगा तो वेग और बढ़ जाएगा। इस प्रकार से इसे एक प्रक्षेप्य वेग मिल जाएगा, पलायन वेग मिल जाएगा, जिससे वो जाके ऑर्बिट कक्षा में स्थापित हो जाएगा। तो ये हमें पढ़ना है। फिर पढ़ना है हमें इसी में सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, और इस पर बहुत सारे हमें पढ़ने न्यूमेरिकल्स। तो इसमें एक और टॉपिक रहेगा सेंटर ऑफ मास। फिर लीनियर मोमेंटम, इसमें पढ़ना होगा एंगुलर मोमेंटम, लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, ये रेखीय संवेग। और अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति कर रहा होगा, अगर इस प्रकार से कोई पार्टिकल चल रहा होगा उसमें संवेग उत्पन्न होगा तो इसे कहेंगे रेखीय संवेग। और कोई पार्टिकल वृत्ताकार पथ पर, कोई कण वृत्ताकार पथ पर चल रहा होगा उसमें जो संवेग उत्पन्न होगा तो उसे कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। इन सब के लिए भी यहाँ पर जो रेखीय विस्थापन रहेगा, रेखीय वेग रहेगा, यहाँ पर कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग तथा कोणीय त्वरण रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमें फिर पढ़ना है इसमें। फिर हमें पढ़ना है कोलिजन, संघट। तो कोलिजन में भी 2 प्रकार के कोलिजन पढ़ना है, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल कोलिजन। फिर इसमें पढ़ लेना है हमें टॉर्क, बलागुण। और कोलिजन की बात अगर कर लें तो कोलिजन में 2 कंचों वाला हम लोग पढ़े हैं कि एक ये कंचा रुके हुए कंचे से जाके टकरा रहा है, तब टक्कर के बाद की स्थिति क्या होगी। दूसरा ये छोटा सा कंचा है, ये बड़े कंचे से जाके टकरा रहा है, तब क्या होगी। अगली स्थिति में अगर ये बड़ा कंचा है, ये छोटे कंचे से जाके टकराता है, तब क्या होगा। अगर दोनों एक समान है या दोनों अलग अलग मासेस के हैं, अलग अलग द्रव्यमान के हैं, दोनों टक्कर के बाद एक दूसरे में सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे कोई गोली, कोई बुलेट जाके किसी भी लकड़ी के ब्लॉक से, गुटखे से जाके टकराती है और इसमें धंस जाती है, तो गुटखा किस गति से आगे की ओर बढ़ेगा संघट्ट के बाद। तो ये सब स्थितियां हम लोग पढ़े हैं, वहाँ हिंदी में पढ़े थे, यहाँ हमें इंग्लिश में पढ़ना होगा। यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा फर्स्ट यूनिट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। उसके बाद हमें पढ़ना होगा सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स एंड इलास्टिसिटी। तो सेकेंड यूनिट यहाँ लिख के अब फिर उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या पढ़ना होगा। तो जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं उसी को आधार बना के आगे पढ़ना है। बस आपको हर लेक्चर के साथ जुड़े रहना है, बाकी कुछ नया नहीं करना है। पूरा बीएससी का फिजिक्स आप पढ़ जाएंगे, समझ जाएंगे, और कोई बोरिंग नहीं और कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है।
बस एक काम करना है कि हर वीडियो के साथ, हर लेक्चर के साथ आपको जुड़े रहना है। तो देखते हैं सेकेंड यूनिट का सिलेबस। तो जो सेकेंड यूनिट है उसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स एंड इलास्टिसिटी। इसमें देखते हैं क्या क्या है, इसे लिख दिए क्योंकि लिखने में समय लग रहा है तो तुरंत लिख दिए इसे। इसमें क्या है, रोटेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल एनर्जी की बात करें तो कोई अगर सिस्टम है, कोई निकाय है, तो वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। किसी कण का द्रव्यमान m1 m2, फिर दूसरे का m2, तीसरे का m3 m4, इस प्रकार से उनके लिए कुछ दूरियां होंगी। इस प्रकार से जो बनाया जाता था पहले कि ये कोई निकाय हो गया और यहाँ से घूर्णन गति कर रहा है, तो इसके लिए m1 हो गया, दूरी r1 हो गया, m2 हो गया, दूरी r2 हो गया। इस प्रकार से सब है, सबका जो वेग है, किसी का v1 है, फिर दूसरे का v2 है, फिर v3 है, इस प्रकार से। तो इन सबको मिला के सबकी जो ऊर्जा होगी, सबका जो रोटेशन करते समय जो टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे वही होगा रोटेशनल एनर्जी। दूसरा है रोटेशनल इनर्शिया, जिसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो जड़त्व आघूर्ण लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, इसका फॉर्मूला भी इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर होता है mr²। m द्रव्यमान हो गया, r घूर्णन अक्ष से दूरी हो गई। तो किसी भी कण का द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से उस द्रव्यमान के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल को ही कहा जाता है जड़त्व आघूर्ण। ये भी पढ़े। फिर इसमें पढ़ना है हमें थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब समांतर अक्ष की प्रमेय और लंबवत अक्ष की प्रमेय, दोनों पढ़ना है। फिर हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कई चीज़ों के लिए फाइंड करना है, जैसे डिस्क के लिए फाइंड करना है, कोई अगर रिंग है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इस प्रकार से डिस्क हो गया तो डिस्क के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके इस प्रकार से डायमीटर से क्या होगा, इसके टेंजेंट यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो हर स्थिति में, हर सिचुएशन में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। किसके लिए, डिस्क के लिए फाइंड करना है। फिर सिलेंडर के लिए, बेलन के लिए फाइंड करना है। इसमें भी दो प्रकार से फाइंड करना होगा हमें। एक तो खोखले सिलेंडर के लिए फाइंड कर लें, इस प्रकार से अगर खाली सिलेंडर है तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस अक्ष के परितः क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इस अक्ष यहाँ से क्या होगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर ये भरा हुआ सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये कैलकुलेट करना होगा। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, सिलेंडर का मतलब खोखले सिलेंडर का, भरे हुए सिलेंडर का, फिर स्फेरिकल सेल का और स्फेयर का, इन सब का फाइंड करना होगा। ये 5-6 हेडिंग रहेगा, जिसमें से 1 या 2 हेडिंग पक्का है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसे 6 अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, पूरा वहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे। और उसके साथ थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्योरम को पढ़ने के बाद ये पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों थ्योरम्स का इसमें यूज होगा। फिर नेक्स्ट है कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब दृढ़ पिंड, जानते हैं, जिसमें बल लगाने पर कणों के बीच विस्थापन न हो, तो उन्हें उस बॉडी को कहा जाएगा रिजिड बॉडी। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर अपने अक्ष पर घूम रहा हो, जैसे पंखा, तो उसे घूर्णन गति कहेंगे। और अगर कोई चीज़ स्लिप कर रहा है तो आगे की ओर जा रहा है, तो ये ट्रांसलेशन मोशन हुआ। लेकिन अब उसके बाद हमें जो पढ़ना है ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, मतलब जैसे कोई साइकिल का पहिया है, अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और घूमते घूमते आगे भी बढ़ रहा है, तो इस प्रकार के मोशन को हमें पढ़ना है। एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पढ़ लेना है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधे तल पर, और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, रोलिंग बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, कि कोई भी आनत तल पे इस प्रकार से रखा गया है गेंद और ये लुढ़कते हुए नीचे आ रहा है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो इसका क्या त्वरण होगा, a = एक्सेलरेशन, a = इसके लिए फॉर्मूला आता है g sin θ/1 + k²/r²। इम्पॉर्टेंट है ये, इसे भी कराया जाएगा एक लेक्चर में। फिर हमें पढ़ना है मोशन ऑफ टॉप। जैसे कोई चीज़ अगर घूर्णन कर रही है तो वो अपने अक्ष पर एक जगह स्थिर होकर घूर्णन कर रही है। जैसे कोई चीज़ अगर पंखा ही चल रहा है तो इस प्रकार से पंखा डोल रहा है, लेकिन लट्टू क्या करता है, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ वो इस प्रकार से भी गति करता रहता है। तो उसी का हमें प्रिसीजन, एक टर्म आएगा प्रिसीजन, उसके बारे में भी हम लोग एक लेक्चर में बात करेंगे। जैसे कोई पंखा अगर
स्थिर गति से इस प्रकार से नाच रहा है तब तो ठीक है, लेकिन कुछ पंखा ऐसे ऐसे भी गति करता है इस प्रकार से और अपने एक्सिस पे भी घूमता रहता है। तो इस प्रकार की गति के लिए हमें एक एग्जांपल लिया गया टॉप, तो उसे हमें पढ़ना होगा मोशन ऑफ टॉप। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना होगा रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी होती क्या है, कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर खींच के और फिर छोड़ दिया जाए तो बल, ये फोर्स, उस पर से प्रतिबल अगर हटा लिया जाए और अपने पुरानी अवस्था में वापस आ जाती है तो उस प्रकार की वस्तुओं को कहा जाता है इलास्टिक बॉडी। तो इलास्टिसिटी आप पढ़ें, स्ट्रेस पढ़ें, प्रतिबल पढ़ें, विकृति मतलब स्ट्रेन पढ़ें, हुक का नियम पढ़ें, यंग मॉडुलस पढ़ें, बल्क मॉडुलस पढ़ें, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ना। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद इन सब में हमें संबंध ज्ञात करना है। तो दो संबंध एकदम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे एक पूछा जाता है गामा इजिकल टू 3K 1 - 2 सिग्मा, और दूसरा पूछा जाता है कि प्रूव दैट 9/गामा इजिकल टू 3/ईटा प्लस 1/K। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद इन्हीं सब में रिलेशन ज्ञात करना है, तो 1-2 लेक्चर में ये होगा। फिर बेंडिंग ऑफ बीम। तो बीम हम लोग जानते हैं, बीम कोई भी इस प्रकार से चीज़, जैसे घरों में ऊपर छत बनाने के लिए बीम का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार से बीम ये बन गया। तो इसी बीम को अगर यहाँ पे दोनों जगह सोर्स लगा के कोई छोड़ दिया जाए तो ये नीचे की ओर बेंड होगा, इस प्रकार से हो सकता है। या दोनों जगह यहाँ से छप्पर बनाने के लिए इस प्रकार बना दिया गया, बीच से ऐसे ये बेंड हो रहा है थोड़ा बहुत, तो बेंडिंग ऑफ बीम पढ़ना है। फिर पढ़ना है टॉर्जन ऑफ सिलेंडर, जिसमें हमें पढ़ना है एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। मान लिया गया ये कोई एक सिलेंडर है, या इस बुक से ही सिलेंडर अगर बना दें, तो मान लिया गया ये इस प्रकार से सिलेंडर है। अब इस पर बल लगा के ऐंठ के इसे घुमा दिया जाए, मतलब इसका जो सीधे स्ट्रेट लाइन है ये यहाँ न रह के कुछ आगे चला जाए, तो घुमाने से आगे चला जाएगा तो ये कुछ न कुछ ट्विस्ट हो जाएगा यहाँ से। तो जितना कोण घुमा रहेगा वो रहेगा एंगल ऑफ ट्विस्ट, और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की जितना आगे बढ़ी होगी उसे कहेंगे एंगल ऑफ शियर। तो जब ये हेडिंग आएगा उस वीडियो में आपको एक TLM ला के, पूरा सिलेंडर ला के करके दिखाएंगे कि ये होता क्या है। तो ये तो था सेकेंड यूनिट। अब हमें थर्ड यूनिट के बारे में चर्चा करनी है। थर्ड यूनिट है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। तो मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, और लास्ट यूनिट रहेगी ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो 2 यूनिट हो गया। तीसरा हम पढ़ें मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, तो उसमें देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, और फिर उसके बाद 4th यूनिट। तो तीसरे यूनिट का नाम है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, और इसमें अब सेंट्रल फोर्सेस ही हमें जानना होगा क्या होते हैं। तो केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्सेस मतलब केंद्रीय बल, ऐसे बल जो किसी निश्चित बिंदु की तरफ या उससे अपोजिट डायरेक्शन में टूवर्ड्स या आउटवर्ड वर्क करते हैं, उन्हें कहा जाता है सेंट्रल फोर्स। जैसे अब उस पर जो बल लगेगा उसे कहेंगे सेंट्रल फोर्स। जैसे किसी भी मान लिया गया कोई पत्थर है, उसमें रस्सी बांध के अगर घुमाया जा रहा है तो वो किस प्रकार का, बस जो ये रस्सी ये हमेशा बाहर की ओर वर्क करेगी, और उसका जो एक सिरा है रस्सी का हाथ में पकड़ के घुमा रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का किस प्रकार का बल है, सेंट्रल फोर्स। जैसे 2 प्लैनेट्स के बीच में है, या फिर 2 ग्रहों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो सैटेलाइट पर फोर्स लग रहा है, तो 2 पिंडों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रल फोर्स है। ऐसे ही अब हमें इसके लिए फाइंड करना है 2 पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। 2 पार्टिकल रहेंगे, दोनों के बीच जो सेंट्रल फोर्स लगेगा उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फिर रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, तो सेंटर ऑफ मास के लिए कैसे मूवमेंट होगा। फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का नियम हमें पढ़ना है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स F इजिकल टू हम लोग पढ़ें Gm1m2/r², मतलब जो से पढ़े भी हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम कि 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उनके द्रव्यमानों के आकर्षण बल ही 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के गुणनफल, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स between 2 masses is directly proportional to the multiplication of masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो दोनों को प्रोपोर्शनल में लिखे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G लिख के ये फार्मूला बनाया गया। तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब उसके लिए हमें
हमें फाइंड करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। फिर जी के बारे में बात करेंगे कि अर्थ से ऊपर जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर अर्थ सरफेस से नीचे जाएगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्रुवों पे भी हम लोग पढ़ें कि ध्रुवों पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद हमें पढ़ना है केपलर्स लॉ। केपलर के 3 जो नियम है ऑर्बिट के लिए, एरिया के लिए और टाइम के लिए, इन तीनों को पढ़ना है। इन तीनों के लिए डेरिवेशन भी फाइंड करना है। तो तीनों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। सेंट्रल फोर्सेस, दूसरा केपलर्स लॉ। फिर मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जो है किसी भी प्लैनेट, हम लोग जानते हैं सूर्य जो एक तारा है, इसके चारों ओर सभी ग्रह, 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, सभी प्लैनेट इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और जो सैटेलाइट्स हैं, इन प्लैनेट्स के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं उन्हें सैटेलाइट कहा जाता है। जैसे इधर की ओर ये बना दिए अर्थ, तो अर्थ की चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो है मून। ये हो गया अर्थ। तो अर्थ के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है मून, तो अर्थ का सैटेलाइट हो गया मून। ये नेचुरल सैटेलाइट हो गया। दूसरा जो कृत्रिम सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इस प्रकार से इंटरनेट के लिए, मैपिंग के लिए, लोकेशन के लिए, सबके लिए ये जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं ये कहलाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो पोलर सैटेलाइट होते हैं और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जो कि पृथ्वी से कई स्थान पर दिखाई देते हैं हमेशा, उन्हें कहा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो सैटेलाइट के बारे में, इनका टाइम पीरियड क्या है, रिवोल्यूशन क्या है, इनके लिए एस्केप वेलोसिटी क्या है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या है, ये सब हम लोग फाइंड करेंगे जब इस यूनिट को पढ़ेंगे तब। लास्ट यूनिट है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। इसमें हमें पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही शुरू करना पड़ेगा। तो इससे पहले अगर बात करें पीरियोडिक मोशन की, तो अगर कोई गति बार बार, कोई मोशन बार बार निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराया जाता है तो उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। या जैसे साइकिल की तीनों सुइयाँ हैं, घंटे वाली सुई चक्कर लगा रही है उतने ही समय में 12, अगर 12 तक डायल है, 1 से लेकर 12 तक लिखा हुआ है, तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई एक पूरा चक्कर लगा ले रही है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा, मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा ले रही है। और सेकंड वाली सुई 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा ले रही है। तो उन सब का ये पीरियोडिक मोशन है, एक ही गति को बार बार दोहरा रहे हैं। अर्थ जो है 24 घंटे में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर ले रही है अपने एक्सिस पे, तो ये भी इसका जो है पीरियोडिक मोशन हुआ। 365 दिन में सन के चारों ओर चक्कर कंप्लीट कर ले रही है, ये भी पीरियोडिक मोशन हुआ। तो इस प्रकार के मोशन को जो बार बार दोहराए जाए पीरियोडिक मोशंस कहलाएंगे। अब उसके बाद एक बात आती है ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेशनरी मोशन। वो क्या होते हैं, जब किसी स्ट्रेट लाइन पे बार बार कंपन टाइप अगर मोशन होता हो तो उसे कहा जाएगा ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। तो इस प्रकार से एक पेंडुलम बांध के लटका दिया गया, तो इस प्रकार से अगर ये स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन है तो इसे कहा जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन में होगा तो इसे कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे किसी चिमटे को किसी चीज़ से ठोक दिया जाए तो कंपन करने लगता है, तो ये क्या होगा, ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। और अगर वो स्ट्रेट लाइन में, मतलब ऐसे पेंडुलम को बांध के इसे लटका दिया गया, इस प्रकार का जो मोशन होगा वो कहा जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये पीरियोडिक भी, क्योंकि ऐसे आएगा फिर जाएगा फिर आएगा, तो एक साइकिल ये कंप्लीट करता रहेगा। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके लिए फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे x = हो गया a sin ωt+5। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना होगा सिंपल पेंडुलम। अब इसमें पेंडुलम के भी कई टाइप्स हैं। फिर डैम्प्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस की बात करें तो वाइब्रेशन जैसे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अगर यहाँ से इरेज करके समझें हम लोग तो चारों अगर वाइब्रेशंस कुछ समझें तो एक तो फ्री वाइब्रेशन हो गया, जिसका एम्पलीट्यूड में कोई कमी नहीं हो रही है, ये लगातार उतना ही मेंटेन है, फ्रिक्शनलेस है। इसलिए अगर निर्वात में कोई चीज़ कंपन कर रही है तो उसी एम्पलीट्यूड के साथ लगातार कंपन कर रही है, इसे कहा जाएगा फ्री ऑसिलेशन। दूसरा डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से इसका एम्पलीट्यूड लगातार घटता रहेगा। फिर तीसरा, डैम्प्ड ऑसिलेशन के बाद हम बात करते हैं मेंटेन्ड ऑसिलेशन। मेंटेन्ड ऑसिलेशन, तो मेंटेन्ड ऑसिलेशन क्या होगा, कोई व्यक्ति अगर झूला झूल रहा है
तो अगर एक बार झूला के छोड़ दिया जाए तो उसका आयाम लगातार घटते घटते एम्पलीट्यूड कम होते होते वो झूला रुक जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति एक धक्का देने वाला पीछे खड़ा है और जितना उसके एम्पलीट्यूड में कमी आ रही है उतना थोड़ा सा फोर्स लगा के उतना धक्का दे के अगर उसका एम्पलीट्यूड बराबर रखता है बार बार फोर्स लगा के तो उसे कहा जाएगा मेंटेन्ड ऑसिलेशन। और लास्ट में फोर्स्ड ऑसिलेशन। अगर फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात करें तो अगर टेबल पे रखा हुआ मोबाइल है, वाइब्रेट कर रहा है, तो उतनी तेज़ी के साथ टेबल भी वाइब्रेट करने लगता है, तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन का एक एग्जांपल है। तो डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन के लिए हमें इक्वेशन भी फाइंड करना है, पूरा प्रूफ करना है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन पढ़ना है, पूरा सॉल्व करना है इसे, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स के बारे में पढ़ना है इन फ्लड मीडिया। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो है टकरा के कैसे वापस आ रही हैं, फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन, फेज कितना चेंज हो रहा है। फिर स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव जो टकरा के वापस आ रही है और सेम टू सेम दिखाई दे रही है, उसे कहेंगे स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। फिर दो नई हेडिंग्स पढ़ना है, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग बार बार दोहराया जाता है और इसी में लिसा जॉज फिगर भी एक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी पढ़ना है और फिर इसके लिए एक रिलेशन भी पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद मैकेनिक्स एंड वेव मोशन खत्म हो जाएगा। तो इसके अलग अलग लेक्चर्स इसी सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग मतलब इसी चैनल पे आपको जल्द ही उपलब्ध होंगे। तो आगे का सब लेक्चर ध्यान से पढ़ते रहिए। बाकी के दोनों जो पेपर्स हैं उनके बारे में भी 2 वीडियोज़ बनाई जाएंगी। तो Thanks for watching.